हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मींस उस पैटर्न पे आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये लेवल थोड़ा सा मीडियम भी रहेगा और बिल्कुल लो लेवल भी रहेगा, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस पैटर्न पे ना आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ में, और इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखते हुए चलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5, C6 ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो नंबर दिए हुए हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। तो देखते हैं किस किस की बतानी है। C2, C3, C5 एंड C6, इसकी हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब देखो बच्चों, जब भी हमें किसी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है ना हाइड्रोकार्बन्स में, तो उसका सिंपल एक तरीका रहता है कि आप क्या करो, N की वैल्यू निकाल लो। N क्या होता है, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। इसको काउंट कर लो कि किसी भी कंपाउंड का जिसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है उस एटम के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और उस एटम पे कितने लॉन पेयर है, उसको काउंट करो। और जैसे मान लो कि अगर N की वैल्यू आ रही है 2, इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन है sp। अगर N की वैल्यू आ रही है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अगर N की वैल्यू है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ये एक पैटर्न होता है हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। ठीक है, तो चलो अब इसे अप्लाई करते हैं अपन। जैसे मान लो कार्बन नंबर 2 पे पूछा गया है कि कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो हमें तो सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, पाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसके सिग्मा C2 के अराउंड सिग्मा देख लो, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और एक ये रहा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 2, लेकिन लॉन पेयर कितना है, 0, कोई लॉन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे N की वैल्यू अगर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। इसका मतलब कार्बन नंबर 2 का हाइब्रिडाइजेशन है sp। नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर कार्बन का अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो इसमें क्या करो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करो। लाइक एक सिग्मा ये रहा, 2, 3 और 4th हाइड्रोजन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बन 3 की N की वैल्यू क्या हो गई, 4। और अगर N की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन 5। अब देखो 5 के लिए भी अगेन अपन को वो करना है, सिग्मा और पाई काउंट करना है। तो एक सिग्मा ये रहा, 2 और 3। पाई के अंदर है ना एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 के लिए N की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो 5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। और किसका पूछा गया है, 6 का। 6 वाला यही है कार्बन नंबर। तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड मीन्स N की वैल्यू क्या है, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब ऑर्डर देख लो, इसने क्या पूछा, 2 3 5 6। 2 3 5 6 से यहाँ से अपन को देखना है sp sp3 sp2 sp3 कौन है ऐसा, sp sp3 और sp2 एंड sp3 कौन सा हो जाएगा आंसर, 4। वहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे और आंसर हमारा ठीक हो जाएगा 4। तो इस पैटर्न पे आपके हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है, जिसमें सिग्मा और लॉन पेयर की वैल्यू काउंट करके N की वैल्यू निकाली जाती है और N की वैल्यू से इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके पे आपके क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है किसी भी एटम का मतलब स्ट्रक्चर देके उसमें एक पर्टिकुलर एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, या फिर ऐसे नंबरिंग देके हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, तो इस लेवल का आपके क्वेश्चन आ जाता है। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 3 डिग्री अमीन्स। अब डिग्री पे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। आपके ये भी बोला जाता है कि 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन कौन सा है, और या फिर अमीन्स पे पूछा जाता है। अब इन दोनों में है ना पैटर्न एकदम अलग रहता है। लाइक अगर अपन कार्बन्स वगैरह पे पूछते हैं तो ये देखेंगे कि ये जो कार्बन है इसके कितने पड़ोसी कार्बन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस कार्बन का डिग्री कितना है, तो हम ये चेक करेंगे कि इस कार्बन के कितने कार्बन पड़ोसी है। सिर्फ कार्बन पड़ोसी ही देखे जाते हैं। जब भी डिग्री की बात होती है सिर्फ कार्बन की बात होती है कि भाई कार्बन डिग्री पड़ोसी कितने हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है किसमें, जैसे कार्बन हो या फिर और भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उनमें देखा जाता है।
तो ये कार्बन कितने से घिरा हुआ है, 1 2 3, तो ये कार्बन 3 डिग्री है। इसका पूछो तो ये तो सिर्फ एक से जुड़ा हुआ है, एक पड़ोसी है, बाकी तो ऐसे ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। ये मैंने रफली समझाया है, बाकी हाइड्रोजन वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है 3 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। 3 डिग्री अमीन्स पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम ये नहीं देखते कि अमीन कितने पड़ोसी है, मतलब कार्बन के कितने नंबर कार्बन से अपन जुड़ा हुआ है। हम क्या देखेंगे, ये जो नाइट्रोजन है इसके कितने कार्बन पड़ोसी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए 1 डिग्री अमीन, तो एक ही R ग्रुप होगा और NH2 होगा, ये है 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन एक तरफ से घिरा हुआ है, अगर नाइट्रोजन को 2 R ग्रुप घेर ले, R बोले तो कार्बन है उनके पास, ठीक है, तो नाइट्रोजन के 2 R ग्रुप ने घेर रखा है, तो कितने पड़ोसी हो गए, 2 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन को तीनों तरफ से कोई R ग्रुप घेर ले, 3 R ग्रुप पड़ोसी आ जाए, तब होता है 3 डिग्री अमीन्स। ये होता है अमीन्स में डिग्री देखने का पैटर्न। जबकि यहाँ पे अगर हैलाइड होता, एल्कोहल होता, तो वो डिपेंड करता कि कौन से नंबर डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप। X मतलब हैलाइड्स, और जो OH ग्रुप है वो कितनी डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो ही उस कंपाउंड की डिग्री हो जाती। लेकिन अमीन्स के केस में ये देखा जाता है कि अमीन्स को कितने जनों ने घेरा हुआ है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है, ये दोनों पैटर्न डिफरेंट है। इसीलिए अमीन वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी अलग लग जाती है डिग्री देखने के लिए, ठीक है। तो अब देखो नाइट्रोजन है, इस पूरे ग्रुप को मैं R मान लूँ तो कितनों ने घेरा हुआ है, RNH2, तो ये तो 1 डिग्री हुआ। हमें क्या चाहिए, 3 डिग्री चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेन ये पूरा ग्रुप मैं R कंसीडर करके चलूँ तो ये NH2 है, मतलब R से NH2 जुड़ा हुआ है, अगेन 1 डिग्री है। यहाँ देखो ये NH2 है, इसके यहाँ पे भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब 2 R ग्रुप ने इसको घेरा हुआ है, तो इसके 2 R पड़ोसी हैं, तो कौन सा हो गया, 2 डिग्री अमीन्स। अब देखो नेक्स्ट नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के एक तरफ R, सेकंड R, 3R, तीनों तरफ से इसको R ने घेरा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए था, 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन, ठीक है। इस तरीके से हम अमीन में देखते हैं। लेकिन अगर मान लो यहीं पे हैलाइड होता, अगर यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला अपना कार्बन है, और अगर हैलाइड को मैं यहाँ जोड़ दूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन जो है कितना डिग्री है, 1 2 3, 3 कार्बन पड़ोसी से घिरा हुआ है, 3 डिग्री। तो इसी के हिसाब से हैलाइड्स की डिग्री भी 3 डिग्री हो जाती कि भाई ये 3 डिग्री हैलाइड है। तो जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है वो हैलाइड्स में, एल्कोहल्स में, इनमें तो काम आता है, लेकिन अमीन्स में और अमाइड में ऐसा नहीं होता है। उसमें ये चलता है कि कितने R इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये कितने R से घिरा हुआ है, वो इसका डिग्री होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आता है आपके, हाउ मैनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। अब हमें यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आता है भाई। यहाँ पे अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, मान लो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रखा है, ठीक है, या कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, या कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कैसे होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है, दूसरा पाई है। अगर 3 है तो एक सिग्मा है और 2 पाई है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो आप कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है। कितने, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, इसे ध्यान में रखना। अब देखो इसे अप्लाई करते हैं। हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड पूछा गया है, तो चलो लगाते हैं अपना रूल। देखो यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करूँ तो एक सिग्मा 2 पाई है, यहाँ पे ये सिग्मा है, ये सारे बॉन्ड सिग्मा है, जितने भी बॉन्ड चल रहे हैं सारे सिग्मा है, ठीक है। इसके अलावा इस रिंग पे हाइड्रोजन भी तो जुड़े हैं, ये हाइड्रोजन भी तो जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 5। देखो एक तो सब्स्टिट्यूट हो गया, 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये सभी के सभी बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। और पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5, पाई कितने हुए, डबल बॉन्ड में, हर एक डबल बॉन्ड में एक पाई
और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई, तो कंसिडर कर लो 1 2 3 4 5। पाई की वैल्यू क्या हो गई बेटा 5। सिग्मा काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हो गए जो सामने दिख रहे थे, फिर हाइड्रोजन भी तो है 9 10 11 12 13। कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड 13 सिग्मा। कई बार क्या होता है स्ट्रक्चर है ना इस फॉर्म में दी होती है तो तुम हाइड्रोजन को भूल जाते हो, भूला मत करो, उसे लिख लिया करो। जिसको डायरेक्ट दिखता है कि भाई रिंग पे बेंजीन रिंग पे 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 5 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बचा, तो अगर वो इस तरीके से सोच सकता है तो डायरेक्ट काउंट कर लेना। और जिसको नहीं दिखता हो ना वो पहले स्ट्रक्चर को खोल लेना अच्छे से कि उसमें क्या क्या है और उसके बाद उसे काउंट करके लिखना। तो यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड आ गए 5 एंड सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए 13। देखो कौन सा ऑप्शन है 4th। ठीक है, इस तरीके से ये अप्रोच होती है। यहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड इस तरीके से काउंट किए जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ हेटेरो एटम इन गिवन कंपाउंड्स। हेटेरो एटम क्या होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं हेटेरो एटम्स होते हैं। ठीक है, कार्बन और किसके अलावा हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स है वो सारे हेटेरो एटम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें एक स्ट्रक्चर दी हुई है उसमें हमें ये बताना है कि कितने हेटेरो एटम्स हैं। तो चलो देखते हैं। ये तो सारे कार्बन है, ये तो है नहीं हेटेरो एटम। कौन सा हुआ एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर अगेन ऑक्सीजन। तो जब 2 बार ऑक्सीजन हुआ तो एक को कंसीडर कर लो, 2 बार थोड़ी गिनेंगे। तो क्या हो गया, तो क्या क्या हेटेरो एटम है ऑक्सीजन सल्फर और नाइट्रोजन, मतलब 3 हेटेरो एटम्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 4। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम हो उसको कंसीडर कर लो, लेकिन अगर वो एटम 2 बार आ रहा है तो उसे 2 बार नहीं गिनना। हेटेरो एटम मतलब है तो ऑक्सीजन ही, तो उसको एक बार देखो। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, एक पैटर्न और देखो कि भाई जो हेटेरो एटम है एक साइकिल के अंदर कितने प्रेजेंट है। ये सिर्फ साइकिल का भी पूछा जा सकता था या पूरे कंपाउंड का भी पूछा जा सकता है। तो अगर सिर्फ साइकिल का पूछा जाता तो हम रिंग के अंदर देखते, इस रिंग में कितने हेटेरो एटम है, तो एक सल्फर और एक नाइट्रोजन, आंसर हो जाता 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना, इसको क्लियरली पढ़ना कि बोल क्या रहा है, हेटेरो एटम इन गिवन कंपाउंड है या फिर हेटेरो एटम इन गिवन रिंग है। ध्यान से सुनना इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इज। देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, एक कोई बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, वो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे कोई भी एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जैसे मान लो कि X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना ज़्यादा है किससे कार्बन से, X की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। तो ये जो X है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉन्ड बना है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना वो क्या करेगा, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। बॉन्ड तोड़ नहीं रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को हल्का सा डिस्प्लेस कर रहा है खुद की तरफ। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन X की तरफ डिस्प्लेस हो गए, मान लो बॉन्ड टूटा नहीं है, जस्ट डिस्प्लेस हुआ है। तो यहाँ पे X के ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ गई तो डेल्टा N आ गया, सॉरी नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस X ने इलेक्ट्रॉन को खींचा है किसी भी चेन से, मान लो यहाँ पे कोई चेन बनी हुई है, उस चेन से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, तो इसीलिए माइनस आई है। लेकिन अगर ये चेन को दे देता तो ये होता प्लस आई। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया माइनस आई इफेक्ट, मतलब ऐसा कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा अपनी तरफ। तो देखो, और ऑप्शंस में दिए हुए ऑर्बिटल्स, तो जब ऑर्बिटल की बात करें तो इसको देखने का एक तरीका होता है। जैसे मान लो हमारे पास है ऑर्बिटल्स sp, sp2, sp3, ये 3 हमारे पास ऑप्शन है।
अब इसमें क्या बोला जाता है कि जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्या चीज़? परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 50% एस कैरेक्टर है, 50% पी कैरेक्टर है। यहाँ पे कितना है? 33% एस कैरेक्टर है और 66% पी कैरेक्टर है। यहाँ पे 25 और 75 पी कैरेक्टर। मतलब आप देखोगे 50% थे एस कैरेक्टर, फिर 33 हो गए और फिर 25 हो गए। परसेंट एस कैरेक्टर कम हो रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। यहाँ से यहाँ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि परसेंट एस कैरेक्टर कम हो रहे हैं। अब देखो ऑर्डर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब माइनस आई इफेक्ट कम। अब इसने क्या बोला है कि हमें माइनस आई इफेक्ट बताना है ऑर्बिटल्स का। तो देखो इसका सबसे ज़्यादा है माइनस आई, फिर sp2 का, फिर sp3 का। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, खींचेगा लेकिन कंपैरेटिवली कम खींचेगा। sp3 और भी कम इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? sp, sp2 और sp3। तो कौन सा चला जाएगा? थर्ड। कम से कम इंडक्टिव इफेक्ट से वो आपसे इतना क्वेश्चन पूछना तो एक्सपेक्ट करता है। ये बहुत लोअर लेवल है, इतना एटलीस्ट आपको इंडक्टिव इफेक्ट में आना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस का पूछता तो जस्ट इसके रिवर्स sp3, sp2, sp हो जाता आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लस आर ग्रुप? प्लस आर बोल दो या फिर प्लस एम बोल दो, बात सेम ही है। ठीक है, प्लस आर मतलब रेजोनेंस में दे रहा है इलेक्ट्रॉन, प्लस एम मतलब मीजोमेरिक में इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो प्लस आर की जगह प्लस एम से भी पूछ सकता है। अब ये होती क्या चीज़ है? देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई सिस्टम है, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिसके पास डायरेक्ट लोन पेयर है या फिर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा? कॉन्जुगेशन करेगा थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट। ये यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है, क्योंकि लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है तो ले तो नहीं सकता, बट देगा। तो इसीलिए ये क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट। लेकिन अगर यहीं पे कोई ऐसा कंपाउंड जुड़ा होता जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता या फिर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्ड में ज़्यादा होती, जैसे कि मान लो CN जुड़ा होता, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो इस डबल बॉन्ड से इस बार ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। देखो, पहले ये इलेक्ट्रॉन दे रहा था कॉन्जुगेशन में, अब क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे दिखाएगा माइनस एम। अगर आपको इतनी सी चीज़ पता है ना, तो प्लस एम और माइनस एम कंपाउंड में आप नहीं अटकोगे। ठीक है, इसे ध्यान से देख लो। लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पॉजिटिव है, खाली जगह है भाई, पॉजिटिव थोड़ी खिसक जाएगा, वो तो एक पहले से खाली जगह वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल थोड़ी शिफ्ट हो जाते हैं। कौन शिफ्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन इनको जाना पड़ेगा, ये तो नहीं आने वाला। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, भाई कैसे चला जाएगा? क्या बात कर रहे हो? उसी को आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस एम का पैटर्न होता है देखने का, ये प्लस एम का होता है। अब चलो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बना हुआ है? इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या इसके ऊपर कोई लोन पेयर है क्या? नहीं। क्या इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। कौन सा वाला रूल अप्लाई कर रहा है? ये वाला। तो ये प्लस आर तो नहीं दिखा सकता। फिर ये देखो, ये कैसे दिखा देगा? वही बात है, ए और बी वाला रूल अप्लाई हो रहा है। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, माइनस एम दिखाएगा, प्लस एम तो ये भी नहीं दिखाएगा। इसको देखो, ये क्या कर रहा है? एस्टर ग्रुप है, डायरेक्ट जुड़ा है और लोन पेयर है इसके पास। देखो, जहाँ से बॉन्ड ओपन है वहाँ पे क्या है? लोन पेयर। और हमें क्या चाहिए था? लोन पेयर ही चाहिए था, तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। इस नेक्स्ट को देखो, NO2, ये किस तरीके से जुड़ेगा? ऐसे। तो ना तो इसके पास कोई लोन पेयर है, ना ही कोई नेगेटिव चार्ज, और ऊपर से AB बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और माइनस एम दिखाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या चला गया? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंपाउंड अमोंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड? ठीक,
हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है। अब देखो, हमने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस पढ़ी है। आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना, इसलिए सिर्फ इतना ध्यान रखना, सबसे पहले कंपाउंड होना चाहिए साइक्लिक, प्लेनर होना चाहिए, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन हो sp2 और वो हक्कल रूल को फॉलो करता हो। हक्कल रूल बोले तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इस रूल को अगर फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक है, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, अब मैं इस चीज को कैसे समझाती हूँ बच्चों को, इतना 4n+2 और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, बस इतना ध्यान रखना कि हाँ ऐसा ऐसा वो रूल बोलता है, लेकिन अप्लाई करते टाइम एरोमेटिक के लिए तुम ये काउंट कर लेना कि ओड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ओड बोले तो 1, 3, 5, 7 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो एरोमेटिक है, और अगर इवन में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो वो कैसा है, एंटी एरोमेटिक। चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। साइक्लिक कंपाउंड है, सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब प्लेनर, हमारा कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। अब हमें क्या करना है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करनी है। तो मैंने बोला है ओड नंबर होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड भी एक पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पॉजिटिव के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कहीं की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो सिर्फ एक है इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एरोमेटिक, प्लेनर भी है, और क्या हो रहा है, साइक्लिक है, कंटिन्यू कॉन्जुगेशन है, फिर क्या बचता है, हक्कल रूल। हक्कल रूल के लिए मैंने आपको बोला है एरोमेटिक में देख लेना ओड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ओड बोले तो डबल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो ओड है, तो ये क्या है, एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, देखो प्लेनर भी है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, और क्या है, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करनी है, तो 1, 2 और नेगेटिव भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो 1, 2 और 3 कितनी हो गई, 3 क्या है, ओड है, तो ये भी एरोमेटिक है। अब देखो, जिनको ये नहीं समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, पाई को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करना है, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करना है, और लोन पेयर को भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काउंट करना है। तो कौन कौन होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, डबल बॉन्ड, नेगेटिव और लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव था, मैंने इसको गिन लिया, डबल बॉन्ड को गिन लिया, 1, 2, 3 ओड नंबर, तो क्या है, एरोमेटिक। नेक्स्ट देखो, साइक्लिक है, sp2 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 हाइब्रिडाइजेशन है। ये देखो sp3 कैसा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, एक कार्बन हमारा ऐसा है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। या फिर मैं इसको ऐसे भी देखूं कि कॉन्जुगेशन देखो कैसे हो रहा है, डबल सिंगल डबल फिर सिंगल, अरे फिर यहाँ पे तो दोबारा सिंगल आ गया, तो ये कॉन्जुगेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसका मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है साइकिल के अंदर, और एक कार्बन sp3 है। तो हमें तो क्या चाहिए था, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन और हक्कल रूल को फॉलो करने वाला। ठीक है, तो क्या होगा, ये तो वो ही नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, एक बॉन्ड sp3 जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ये तो एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक में हो सकता था, लेकिन हमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी होती है। ठीक है, इसको देखो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, प्लेनर तो है ही, साइक्लिक है ही, तुम्हें दिख ही रहा है, फिर क्या है, यहाँ पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, सभी के सभी कार्बन्स जितने एटम्स इसमें हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब पाई डेंसिटी देखो, 1, 2, 3 पॉजिटिव नहीं होगा, तो पाई डेंसिटी कितनी है, 3, ओड है, तो क्या हुआ, एरोमेटिक। तो आंसर क्या चला गया, सेकंड इज आंसर। ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, सिर्फ सेकंड है, बिकॉज एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ऐसा होता है कि सारे कार्बन्स में से एक कार्बन भी sp3 है या फिर प्लेन से बाहर है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट स्टेबल कार्ब एनायन इज, देखो अगर आपसे एनायन और कैटायन की स्टेबिलिटी पूछी जाए तो उसमें ऑर्डर रहता है। वो ऑर्डर होता है कि अगर मान लो कैटायन और एनायन एरोमेटी में है, एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे पीछे देखो, ये जो कैटायन था इसकी वजह से एरोमेटिसिटी आ रही थी,
देखो इसी की वजह से तो एरोमेटिसिटी आ रही है केटाइन की वजह से। यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है और वो भी एरोमेटिक को प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकंड आता है अगर किसी में रेजोनेंस हो रहा है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर आता है इंडक्टिव। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर किसी की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। इस ऑर्डर को ध्यान रखना। अब अपन अप्लाई करते हैं। ये देखो इसकी वजह से ना तो कोई रेजोनेंस है ना कोई हाइब्रिडाइजेशन है, बस ये ऑर्बिटल sp कार्बन पे सेल में है। ये कंपाउंड देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 6 मेंबर रिंग है, इसके ऊपर नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ देखो नेगेटिव, लेकिन इसको डोनेट करने वाले प्लस R ग्रुप बहुत सारे जुड़े हुए हैं इसके पास, क्या है, प्लस I ग्रुप बहुत सारे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसमें देखो sp2 कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमें कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो उससे कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो इस नेगेटिव को कम करे। अब मान लो किसी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो हमें कंपाउंड ऐसा चाहिए जो उसको न्यूट्रल बनाए। तो न्यूट्रल बनाने के लिए डोनर होना चाहिए कि विड्रॉइंग होना चाहिए? डेफिनेटली अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एक विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ना कि डोनर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सभी के सभी डोनर हैं, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता स्टेबल, कभी नहीं हो सकता। ये देखो किसमें है, sp2 कार्बन में। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी, बिल्कुल थी। इसमें बहुत सारे देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये देखो कितने सारे हैं, 3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। तो इनका विड्रॉइंग इफेक्ट और भी ज़्यादा लगेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा खींचेंगे। फिर यहाँ देखो sp कार्बन नेगेटिव, अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करी थी, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी की बात करी थी, तो सबसे ज़्यादा sp में थी, फिर sp2 में थी, फिर sp3 में थी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कौन सा होता है, sp वाला, ना कि sp2 या sp3 वाला, ठीक है। तो sp वाले के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब उस नेगेटिव को ज़्यादा खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, sp कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। Which among the following is most stable कार्ब कैटायन? हमें फिर से क्या करना है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। सेम ऑर्डर फॉलो होगा। सबसे पहले क्या करना है, एरोमेटिसिटी तो नहीं है कार्बो कैटायन में, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलो देखते हैं। इनमें से किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस तो नहीं है, मतलब डबल सिंगल डबल या फिर डबल सिंगल कैटायन की कंडीशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, ये तो सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। एक यहाँ पे हो सकता है प्लस H, हाइपर कॉन्जुगेशन। हमें पता है हाइपर कॉन्जुगेशन कार्ब कैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल या फिर एल्कीन में होता है। और क्या होना चाहिए, उसके पास एक अल्फा, क्या होना चाहिए, उसके पास अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे कैटायन देखूँ तो ये इसके अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा CH बॉन्ड वाले हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके पास कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो प्लस H इफेक्ट नहीं है, सिर्फ प्लस I है। अब कोई बोलेगा तो क्या मैम यहाँ पे प्लस I नहीं है क्या? हाँ भाई बिल्कुल है, यहाँ पे भी तो प्लस I है, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप है, यहाँ पे भी प्लस I है। इसके देखो यहाँ पे 3 अल्फा CH बॉन्ड वाले और कितने हाइड्रोजन है, एक पे 3 है तो 3 पे कितने हो गए, 9 अल्फा CH बॉन्ड। इसमें कितने थे, 3, इसमें नो है और प्लस I इफेक्ट भी है, ठीक है। इसमें देखो एक अल्फा CH बॉन्ड, 2 अल्फा CH बॉन्ड, टोटल कितने हो गए, 6, 3 और 3 6, 6 अल्फा CH बॉन्ड। और साथ में क्या है, प्लस I इफेक्ट भी है। क्या है बेटा, प्लस I इफेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट प्लस H होता है, हमने पढ़ा है। हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट है इंडक्टिव पे,
तो हम H की बात करें और H में भी किसकी, जो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा रहा है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ही ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा। तो इसमें कितने हैं, 9, इसमें 6, इसमें 3, इसमें है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा 9 वाला हो जाएगा। तो यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, कैटायन था, कैटायन को डोनर ग्रुप चाहिए था, डोनर ग्रुप नो है, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। ये देखो, अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल अ साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेट पॉलीमर, हमें कंडीशन दे दी साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है। एरोमेटिक की तीनों कंडीशन आ गई। अब देखो, इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन, ठीक है, हमें पता है सबसे पहले हम साइक्लिक देखते हैं, फिर कॉन्जुगेटेड देखते हैं और प्लेनर देखते हैं। अब लास्ट क्या बचता है, हक्कल रूल। तो देखो हक्कल रूल क्या बोल रहा था, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसने पूछा है कि एरोमेटिक है तो कौन सा हक्कल रूल फॉलो होगा। भाई अगर कोई क्वेश्चन देना चाहेगा ना एरोमेटिक से, ये ऐसा चिंदी सा क्वेश्चन डेफिनेटली देगा। तो यहाँ पे देखो 4n + 1, 1 थोड़ी होता है, 2 होता है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसको देखो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई होता अगर एंटी एरोमेटिक पूछा जाता तो ये भी नहीं है। 2n + 2, ओहो कहाँ से आ गए ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर क्या बचा, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाता है, टिक हो जाता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस पैटर्न पे आते हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा लेवल हाई भी था और वो लेवल भी था जिस लेवल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे हैं और कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जिस पे बेस्ड आपके पैटर्न आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, आप सभी को ऑल द बेस्ट।